हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन इकोनॉमिक्स लेक्चर में स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एनालिसिस। यानी इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, उस मल्टीप्लायर की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूरी होती है, और जो निवेश गुणक है उसका जो है अगत्यात्मक धारणा है उसका क्या अर्थ है, और जो निवेश गुणक है उसकी गत्यात्मक धारणा का क्या अर्थ है, और किस प्रकार से गत्यात्मक और अगत्यात्मक जो धारणाएं होती है उन अवस्थाओं के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के अंदर चेंज लेकर के आता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। निवेश गुणक, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। निवेश गुणक का अर्थ होता है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट करता है या किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण जो है आय में वृद्धि होती है। लेकिन गुणक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि निवेश में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण आय के अंदर जितने गुना परिवर्तन होता है निवेश के मुकाबले, उसी को हम जो है निवेश गुणक कहते हैं। तो सामान्य सी जो धारणा है वो ये है कि जब कभी भी इनका निवेश में चेंज किया जाएगा तो उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर निवेश से कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसी को ही हम जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। तो आई होप कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज़ को देख लेते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसके कारण उस देश की इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ रुपए की आय में वृद्धि हुई। तो अब आप यहाँ पर देखिए, निवेश के मुकाबले आय में जो वृद्धि हुई है निवेश से ज़्यादा है। तो निवेश से कितने गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है? ये 2 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार निवेश गुणक जो है उसका मूल्य 2 है। तो अगर निवेश गुणक का मूल्य 2 होगा तो जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर कितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, आय में उससे 2 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। फार्मूले के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, आय में जो परिवर्तन हुआ था वो 1000 करोड़ का था और निवेश में परिवर्तन किया गया था वो 500 करोड़ का था। तो इस प्रकार के का मूल्य जो है वो 2 आता है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसका फार्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। फार्मूला क्या रहेगा? 1000 करोड़ है वो क्या है? इनकम में परिवर्तन, बटा 500 करोड़ है वो क्या है? निवेश में परिवर्तन। तो ये हमारे पास में गुणक का फार्मूला भी है, आय में होने वाला परिवर्तन बटा निवेश में होने वाला परिवर्तन। ये लीजिए आपके सामने फार्मूला तैयार है। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हियर के इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड डेल्टा वाई इज चेंज इन द इनकम एंड डेल्टा आई इज इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अजम्पशन, आइए अब हम जो है एक एक करके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी अजम्पशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत होता है वो जो है मान्यताओं पर आधारित होता है। तो इसकी जो कौन कौन सी मान्यताएं वो हम देखते हैं। इसकी जो पहली मान्यता है वो है कि एमपीसी स्थिर रहती है, यानी लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर रहेगी। इसका मतलब जब कभी भी आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में एक निश्चित मात्रा में ही परिवर्तन होगा और वो मात्रा एमपीसी पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एमपीसी 0.5 है, इसका मतलब एक व्यक्ति जो है अपनी इनकम, बढ़ी हुई इनकम का आधा हिस्सा जो है उपभोग में खर्च करता है। तो एमपीसी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो कभी भी इनकम के अंदर वृद्धि होगी तो उपभोग में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होगी। और एमपीसी स्थिर इसलिए मानी जाती है ताकि गुण का मूल्य कांस्टेंट रहे। तो एक बार हम गुण का मूल्य निकालेंगे। वो गुण का मूल्य जो है हम बाद में भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि गुण का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में चेंज आता है तो गुण के मूल्य में भी चेंज आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंदर जो है वो एमपीसी को स्थिर माना गया है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार की करों तथा खर्च संबंधी क्रियाएं नहीं होती, यानी मान लिया गया है कि सरकार जो है उसकी जो करों की क्रिया है उसका इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है वो भी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी ये क्रियाएं जो होती है अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करती। अर्थव्यवस्था बंद है,
इसका मतलब एक देश की इकोनॉमी के अंदर आयात और निर्यात नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो विदेशी व्यापार है वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रहा। अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र निवेश पाया जाता है। स्वतंत्र निवेश वह निवेश होता है जिसमें निवेश करते समय आय तथा लाभ को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि निवेश जो होता है किसी और उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो इस निवेश को हम स्वतंत्र निवेश कहते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रीज के अंदर अभी भी प्रोडक्शन बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज हैं। बिना किसी नए निवेश के, बिना किसी नई पूंजी की स्थापना किए वर्तमान जो फैक्ट्रियां हैं, वर्तमान उद्योग है, उनमें उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है अगर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो। यानी अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं में अतिरिक्त निवेश करने की जरूरत नहीं होती। आय प्राप्ति तथा उपभोग खर्च में समय विलंब नहीं होता। ये बात मानी गई है क्योंकि बेसिकली हम अभी जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो हम केन्स का सिद्धांत ही कर रहे हैं, जो उन्होंने निवेश का गुणक का सिद्धांत दिया था वो। तो केन्स ने माना था कि भी आय और उपभोग के अंदर जो है वो समय विलंब नहीं होता। अब हम यहाँ पर समय विलंब को पहले ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो पहले हम समय विलंब को जानते हैं। समय विलंब का मतलब होता है जैसे कि आय प्राप्त होती है और आय प्राप्त होने के बाद उसको उपभोग में परिवर्तित होने में समय लगता है, तो जितना समय लगता है उसको हम टाइम लैग या समय विलंब कहते हैं। लेकिन केन्ज ने अपने सिद्धांत में ये माना कि समय विलंब नहीं होता, यानी जैसे ही इनकम आती है, इनकम के तुरंत बाद सारा का सारी इनकम में जितना कंजप्शन करना होता है वो कंजप्शन हो जाता है, और जब कंजप्शन होता है तो उसके तुरंत बाद आगे जो है लोगों की इनकम बढ़ जाती है। तो इस प्रकार तुरंत सारी क्रियाएं पूरी होती है। एक क्रिया के परिणाम स्वरूप उसका जो दूसरे फैक्टर के ऊपर प्रभाव पड़ता है तुरंत पड़ जाता है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जैसे निवेश करने के बाद आय बढ़ेगी तो समय विलंब नहीं है। इसका मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है उसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है इनकम में उतनी वृद्धि हो जाती है। अब जितनी इनकम में वृद्धि होती है तो एमपीसी के अनुसार कंजप्शन बढ़ता है। तो समय विलंब नहीं है, इसका मतलब इनकम के आते ही उसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है कंजप्शन में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस सिद्धांत की ये जो है अजम्पशन है। आगे नेक्स्ट अजम्पशन है वो है कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कीमतों में स्थिरता है। निवेश में निरंतरता पाई जाती है कि एक जो इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट की जो है शुरू के अंदर जो मात्रा इन्वेस्ट की जाती है उसके बाद ये नहीं है कि भी और इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अंदर कंटिन्यूटी रहती है, यानी लगातार जो है नया और नया इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति होती तो मांग के बढ़ने के ऊपर जो है पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता। दूसरा, अगर मांग बढ़ भी जाती तो कीमतें बढ़ने लगती, जैसा कि इसमें ऊपर अजम्पशन ली गई है कि कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण रोजगार जो है अर्थव्यवस्था में नहीं है, अभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी है। तो उन बेरोजगार साधनों को जो है इंडस्ट्री के अंदर लगा करके मांग बढ़ने पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। उपभोक्ता वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि आय के बढ़ने के ऊपर कंजप्शन एक व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको बाजार में वस्तुएं मिलेंगी, जो वस्तुएं वो कंज्यूम करना चाहता है। तो अगर वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो एक जो कंज्यूमर होता है वो चाह करके भी, उसके पास इनकम होते हुए भी, उसकी ज़रूरत होते हुए भी, उसकी इच्छा होते हुए भी वो कंजप्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो अजम्पशन ली गई है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जब भी आय बढ़ती है और कोई भी कंज्यूमर कंजप्शन करना चाहता है तो वस्तुएं उसके पास में जो है हर वक्त अवेलेबल रहती है। तो ये हमारी अजम्पशन थी। अब हम जो है गुण का विश्लेषण करते हैं। तो निवेश गुण का विश्लेषण करने के लिए हम देखिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसके अंदर ये विश्लेषण करेंगे जब निवेश गुणक जो है तुलनात्मक रूप से अगत्यात्मक होता है। दूसरा, निवेश गुणक जो है गत्यात्मक होता है, उस अवस्था के अंदर भी हम जो है निवेश गुणक का विश्लेषण करेंगे। तो फिलहाल हम जो है दो प्रकार के जो निवेश की अवस्थाएं हैं, पहला तुलनात्मक अगत्यात्मक और दूसरा गत्यात्मक, इन दोनों अवस्थाओं के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो है विश्लेषण करेंगे।
पहले हम देखते हैं निवेश गुण का तुलनात्मक अगत्यात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक अगत्यात्मक विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि निवेश में प्रारंभ में जो वृद्धि की जाती है उसके परिणाम स्वरूप आय में अंतिम रूप से कितनी वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो गुणक का मूल्य है वो 3 है और निवेश किया गया वो 100 रुपये का किया गया। अब इनकम कितनी बढ़नी चाहिए? निवेश गुणक का मूल्य 3 है तो 300 रुपये के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें तुलनात्मक अगत्यात्मक विश्लेषण में यह पता चलता है कि भी अर्थव्यवस्था 100 इनकम के लेवल से बढ़ करके 300 के इनकम लेवल के ऊपर पहुँच गई है, लेकिन वो कितने समय में पहुँची है, किस अवस्था से होकर के पहुँची है, कितनी मात्रा के अंदर जो है कंजप्शन बढ़ा, उसके बाद इनकम बढ़ी, फिर कंजप्शन बढ़ा, फिर इनकम बढ़ी। तो इस प्रकार से जो तुलनात्मक अगत्यात्मक विश्लेषण होता है उस विश्लेषण के अंदर हमें ये पता नहीं चलता कि निवेश गुणक जो होता है वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर के अपने अंतिम जो है इनकम के लेवल के ऊपर पहुँचता है। तो अब हम एक बार इसको देखते हैं कि निवेश गुणक की जो प्रक्रिया है वो क्या है। सैमुअल्सन के अनुसार गुणक जो है वो दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब फ़ायदा भी कर सकती है और नुकसान भी कर सकती है। जितना फ़ायदा करेगी उतना ही नुकसान करेगी। यह आपके हित में कार्य करेगी और अहित में भी। नए निवेश को यह और भी बढ़ाएगी कि जब कभी भी नया निवेश होगा उसके परिणाम स्वरूप आय बढ़ेगी, आय से मांग बढ़ेगी, मांग के परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट में और वृद्धि होगी। इसी प्रकार से निवेश में होने वाली कमी को यह और भी कम कर देती है। यानी निवेश में अगर एक बार कमी होती है तो आय में कमी होगी, आय में कमी हो तो मांग में कमी होगी। तो इस प्रकार जितने गुना ये इनकम को बढ़ाती है निवेश के बढ़ने पर, उतने ही गुना इनकम को कम भी कर देती है अगर इन्वेस्टमेंट में कमी होती है तो इस प्रकार से गुणक जो है वो दो धारी तलवार है। तो निवेश गुणक जो है उसकी जो प्रक्रिया वो दो प्रकार की हो सकती है। इसी जो ये यहाँ पर कोटेशन दी गई है उसके आधार पर, पहली गुणक की अनुकूल प्रक्रिया और दूसरा गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। तो एक बार हम इस अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं। अनुकूल प्रक्रिया देखिए, पहले जब कभी भी निवेश में वृद्धि की जाएगी तो अंतिम रूप से आय के अंदर निवेश की तुलना में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। इसे हम जो गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। अब अनुकूल प्रक्रिया का मतलब उसका फ़ायदा होता है। फ़ायदा कब होगा? जब निवेश में जितना बढ़ोतरी की जाएगी, अगर आय में उससे कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है तो वो हमारे हित में काम करेगा, एक देश की इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी की प्रक्रिया को हम जो है निवेश गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। जैसे निवेश में वृद्धि की गई है 100 करोड़ की, गुणक का मूल्य है 2, तो आप बताइए आय में अंतिम रूप से जो कितने की वृद्धि होगी, यानी फाइनली इनकम के अंदर कितनी वृद्धि होगी? आय में वृद्धि जो होती है वो इन्वेस्टमेंट इंटू के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने का किया गया है? 100 करोड़ का, और के की वैल्यू कितनी है? 2, तो 200 करोड़ रुपए की जो है आय में वृद्धि हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? निवेश गुणक की अनुकूल प्रक्रिया। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी की जाती है तो उसके कारण आय में अगर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं निवेश गुणक की अनुकूल प्रक्रिया। आइए अब इसी चीज़ को हम जो है रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। इस रेखा चित्र के अंदर हम देखेंगे कि ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो है इनकम ली गई है और ओ वाई के ऊपर एक्सपेंडिचर लिया गया है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर अभी दिखा रखा है कि MPC जो वो 0.5 है। अब जब कभी भी MPC 0.5 होगी तो आप गुणक की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर हमने सीखा था कि गुणक जो है उसकी वैल्यूज़ निकालने के कौन कौन से फार्मूले हैं। तो फार्मूला यहाँ पर रहेगा K = 1/1 - MPC। अगर आप इस फार्मूले के अंदर MPC की वैल्यू 0.5 पुट करते हो तो K का मूल्य 2 आएगा, यानी इनकम के अंदर जो है 2 गुना वृद्धि होगी निवेश के मुकाबले। अब ये जो है यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो ये दिखा रहा है कि जिस अनुपात के अंदर जो है रोजगारी आय में वृद्धि होगी उस अनुपात के अंदर पूर्ति बढ़ती चली जाएगी। अब प्रारंभ के अंदर इकोनॉमी में आप देखिए 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पहले से हो चुका होता है, और यहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो AD है। AD = C+I, यानी एग्रीगेट डिमांड जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों का जोड़ है। तो इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था जो है ई बिंदु के ऊपर संतुलन में होती है। आपको ध्यान में होगा केन्ज के सिद्धांत के अनुसार संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ देखिए
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो ई बिंदु के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकम का जो लेवल डिसाइड होता है, राष्ट्रीय आय का जो स्तर होता है वो 100 के बराबर तय होता है। अब हम इकोनॉमी के अंदर गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कर रहे हैं। अब अनुकूल प्रक्रिया की परिभाषा क्या है कि इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि के कारण आय में होने वाली वृद्धि। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड में भी वृद्धि होगी। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ करके क्या हो गया, एडी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ करके AD1 हो गई। AD1 क्या है, C+I, ये तो शुरू में था, इसके अंदर प्लस डेल्टा I और हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की गई। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कितने की गई, 200 करोड़ के, 100 से बढ़ करके 200 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया वो 100 करोड़ का आया। अब 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया डेल्टा I, उसके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके AD से AD1 हो जाती है, जो कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को एक नए बिंदु पर काटती है और वो बिंदु है E1। अब अर्थव्यवस्था E1 पर संतुलन में पहुंच गई। अब E1 पर संतुलन के लेवल के ऊपर इकोनॉमी के अंदर जो राष्ट्रीय आय का लेवल है वो 300 करोड़ है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है डेल्टा Y यानी इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के कारण इनकम में जो चेंज आया है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इनकम जो 100 से बढ़ करके 300 करोड़ हो गई है। तो अब आप देखिए गुणक की ये जो अनुकूल क्रिया है, और यहाँ पर जब हमने गुणक की अनुकूल क्रिया की है तो साथ में यहाँ पर मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये एगत्यात्मक धारणा कैसे है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको पता चला पहले इकोनॉमी ई बिंदु के ऊपर संतुलन में थी और अब E1 बिंदु के ऊपर चली गई है, लेकिन E से E1 बिंदु के ऊपर जाना एक नई संतुलन की स्थिति को दिखाता है। अब हम दोनों में तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन ये एगत्यात्मक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर E से E1 तक पहुंचने की प्रोसेस नहीं बताई गई है कि किस किस रास्ते से होकर के गई है, कितना इसके अंदर समय लगा है, कितनी इसने अवधियों में अपनी प्रक्रिया को पूरा किया है। तो इन सब के बारे में जो है इसके अंदर पता नहीं चलता, इसलिए हम इसको जो है एगत्यात्मक धारणा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो गुणक की अनुकूल प्रक्रिया हो गई। अब हम गुणक की जो है प्रतिकूल प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुणक की जो प्रतिकूल प्रक्रिया है, आप समझ ही गए होंगे कि जो अनुकूल प्रक्रिया है इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा ये। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट में कमी की जाती है तो अंतिम रूप से आय में जो निवेश की तुलना में कई गुना अधिक कमी होती है, यानी जितना निवेश कम किया जा रहा है उसके मुकाबले आय जो है कई गुना ज़्यादा कम होगी। इसे हम गुणक की जो है प्रतिकूल प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक से अनुकूल प्रक्रिया लिखा हुआ है, आप इसको अनुकूल के बजाय प्रतिकूल मान करके चलिए। इसे हम जो है निवेश गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए सैमुअल्सन ने भी जो है इसको दो धारी तलवार इसलिए बोला था क्योंकि जब निवेश बढ़ता है तो आय कई गुना बढ़ती है, लेकिन जब निवेश घटता है तो आय में भी कई गुना ज़्यादा कमी हो जाती है। निवेश में कमी की गई 100 करोड़ की, गुणक का मूल्य है 2, तो आय में जो कमी होगी वो कितने के बराबर होगी, I इंटू के। आई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और के यहाँ पर गुणक का मूल्य है। तो आप यहाँ देखिए जो निवेश में कमी के कारण जो आय में कमी हुई है वो हुई है 200 करोड़ की। तो 100 करोड़ के निवेश में कमी के कारण 200 करोड़ की आय कम हो गई है अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से ये जो है गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया को दिखाता है। आइए इसी चीज़ को हम जो है रेखा चित्र के द्वारा भी देखते हैं। सेम वही चीज़ है, OX के ऊपर हमने इनकम ली है, OY के ऊपर एक्सपेंडिचर लिया गया है। MPC 0.5 है तो के का मूल्य 2 होगा। तो प्रारंभ के अंदर आप देखिए ये हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व है। एग्रीगेट डिमांड कर्व जहाँ पर है AD इज इक्वल टू C+I यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का जोड़ है। तो ये 200 करोड़ के लेवल के ऊपर है और यहाँ पर E बिंदु के ऊपर संतुलन हो रहा है और संतुलन के स्तर के ऊपर जो नेशनल इनकम है वो 300 करोड़ है। अब क्योंकि हम यहाँ पर जो है निवेश गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया देखते हैं तो प्रतिकूल प्रक्रिया का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट में होने वाली कमी। और जब कभी भी इन्वेस्टमेंट में कमी होती है तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल पहले से कम हो जाता है। तो अब नई जो एग्रीगेट डिमांड है वो जो है AD1 हो चुकी है इन्वेस्टमेंट में कमी के कारण। अब इन्वेस्टमेंट में कितने की कमी हुई, नई AD1 है वो किसके बराबर है, C+I माइनस डेल्टा I, यानी इन्वेस्टमेंट में जितनी कमी हुई है। तो ये 100 के ऊपर आ गया, पहले 200 था, अब 200 के मुकाबले ये 100 हो गया, यानी 100 करोड़ के बराबर जो है इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है। अब इसमें जो AD1 है
वो नए संतुलन के बिंदु E1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये संतुलन का नया बिंदु है। इस लेवल के ऊपर देखते हैं कि इनकम कितनी होती है। नेशनल इनकम है वो 300 करोड़ से कम होकर के 100 करोड़ हो जाती है। अब 300 करोड़ से कम होकर के 100 करोड़ होने का मतलब क्या है, आय में 200 करोड़ की कमी हुई है। तो अब आप यहाँ देखिए, जब इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ की कमी हुई तो आय में उससे 2 गुनी कमी हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है निवेश गुणक की जो है प्रतिकूल प्रक्रिया है। तो हमने दोनों प्रक्रियाओं को डिस्कस कर लिया, निवेश गुणक की अनुकूल प्रक्रिया भी और निवेश गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं निवेश गुणक का गत्यात्मक विश्लेषण। तो केंज का जो निवेश गुणक का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के ऊपर जो ये आरोप लगाया कि ये जो है अगत्यात्मक धारणा है। अगत्यात्मक धारणा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये तो पता चलता है कि जब निवेश में परिवर्तन हुआ तो आय में कितना परिवर्तन हुआ, यानी अर्थव्यवस्था संतुलन के एक नए बिंदु के ऊपर चली जाती है। लेकिन इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु के ऊपर जाने की प्रक्रिया क्या रहती है, इसके बारे में पता नहीं होता। ये जो निवेश गुण की प्रक्रिया है, ये कितने अंतरालों में जो है पूरी होती है, कितनी अवधियों में पूरी होती है, इसमें टोटल कितना समय लगता है, इसके बारे में जो कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए केंज का जो गुणक का सिद्धांत है, ये जो है अगत्यात्मक विश्लेषण है। तो अगर हमें गुणक की सही प्रक्रिया का पता लगाना है तो उसके लिए हमें जो गत्यात्मक धारणा का विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब निवेश की जो गत्यात्मक धारणा है उसमें हमें ये पता चलता है कि निवेश के करने के कारण जो आय में वृद्धि होती है, वो आय में वृद्धि कितने समय के बाद में होती है, किन किन अंतरालों से जो है वो पूरी होती है, कितनी अवधियों में वो पूरी होती है, तो सब के बारे में हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर जो मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा, और अक्सर जो है मैं यही एग्जाम्पल जो है गत्यात्मक धारणा और अगत्यात्मक धारणा करवाते समय अक्सर देता हूँ। एक तो होता है फ़ोटो और एक होता है मूवी। अब देखिए, आप जो है फ़ोटो में एक पोज में हो, उसके बाद में एक दूसरे पोज की फ़ोटो आपकी, जैसे मान लीजिए पहले जो आपका हाथ है वो पैंट की जेब के अंदर है, दूसरे समय आपका जो हाथ है वो आपके ऊपर वाली जो शर्ट की जेब है उसके अंदर है। तो दोनों फ़ोटो के अंदर हम ये तो देख पाते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमारा हाथ गया। इसको हम ऐसे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था संतुलन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चली गई। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हाथ जो है पैंट की जेब से निकल करके किस रास्ते से, कितने समय में, बीच में उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, उसके बारे में पता नहीं चलता। तो जो फ़ोटो की जो एग्जाम्पल है वो जो है अगत्यात्मक धारणा है कि इसमें हमें ये तो पता चलता है कि एक पोज से या एक सिचुएशन से हम दूसरी सिचुएशन में चले गए, लेकिन एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने की प्रक्रिया क्या रही उसके बारे में पता नहीं चलता। अब जो गत्यात्मक धारणा होती है, इट इज़ जस्ट लाइक ए मूवी। मूवी में हमें पता होता है, जैसे आप जो है अपना हाथ जेब में से निकाल करके, पैंट की जेब में से निकाल करके जो है शर्ट की जेब में डाल रहे हो और कोई मूवी बना रहा है, तो उसको एग्जैक्ट पता होगा कि कितना तो समय लगा, कौन कौन सी प्रक्रिया उसने की जो है रास्ते में अपनाई, कैसे कैसे उसने हाथ की जो मूवमेंट की, क्या उसने बीच में किसी और चीज़ को छुआ, या बीच के अंदर जब उसका हाथ सीधा जेब में आया, या उसने किसी के साथ हैंडशेक किया, कौन सी प्रक्रिया रास्ते में, उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो गत्यात्मक धारणा, ये भी मूवी की तरह है। इसमें जब अर्थव्यवस्था संतुलन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के ऊपर जाती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें पता रहता है कि भी कौन कौन से रास्ते से होकर के ये संतुलन की प्रक्रिया वो पूरी होती है। आई होप कि ये जो है धारणा आपको जो समझ में आ गई होगी, गत्यात्मक धारणा क्या होती है, जिसमें परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें जानकारी रहती है। अब आइए इसकी अजम्पशन देखते हैं। जो गत्यात्मक धारणा है उसकी अजम्पशन जो होती है वो पहली अजम्पशन ये है कि वर्तमान अवधि का उपभोग जो होता है पिछली अवधि की आय पर निर्भर करता है। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लेता हूँ कि अभी जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है। अब अक्टूबर का जो कंजप्शन है वो कंजप्शन जो है सितंबर की आय के ऊपर निर्भर करेगा, यानी वर्तमान का जो कंजप्शन होता है, वर्तमान अवधि का जो कंजप्शन है वो पिछली अवधि की आय के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब टाइम लैग है, यानी कंजप्शन के मामले में के अंदर है वो टाइम लैग है, समय अंतराल है कि एक स्तर के ऊपर जो आय बढ़ी, यानी सितंबर में जो आय बढ़ी उसने जो है अक्टूबर के अंदर कंजप्शन को प्रभावित किया है, तो इस दौरान 1 महीने का समय लगा। तो इस प्रकार से समय अंतराल जो उपभोग के मामले में पाया जाता है। ये देखिए, सी टी इज ए फंक्शन ऑफ वाई टी -1। सी टी का मतलब क्या है, वर्तमान समय का जो उपभोग है।
सी का मतलब कंजप्शन, टी का मतलब यह टाइम है कि प्रेजेंट टाइम का जो कंजप्शन है वो वाई टी माइनस वन, वाई टी क्या है, वर्तमान आय, टी माइनस वन का मतलब क्या है कि पिछली अवधि, यानी वर्तमान में जब हम जिस अवधि का डिस्कस कर रहे हैं उससे एक अवधि पहले, माइनस वन का मतलब है एक अवधि पहले, कि वर्तमान उपभोग जो है वो पिछली अवधि की आय पर निर्भर करता है। दूसरी अजम्पशन जो है वो निवेश के अंदर भी जो है वो निवेश और आय में भी समय अंतराल पाया जाता है, यानी अगली अवधि की आय में जो वृद्धि होती है, यानी सपोज कि अभी अपन जो है नवंबर की बात करें कि नवंबर में जो इनकम में वृद्धि होगी वो अक्टूबर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर करती है, यानी आज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आज इनकम को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसमें इनकम में वृद्धि में टाइम लगेगा, अगली अवधि में वो इनकम को बढ़ाएगा। तो ये दूसरी जो है इसकी अजम्पशन है। जैसे देखिए वाई टी प्लस वन, यानी अगली अवधि की आय, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया था नवंबर की जो आय है, टी प्लस वन का मतलब एक अवधि आगे, एक अवधि आगे की आय जो है वो इज ए फंक्शन ऑफ आई टी, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, टी का मतलब टाइम, वर्तमान समय की निवेश पर निर्भर करती है, यानी आज इस अवधि में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आने वाले अवधि के जो है इनकम में प्रभाव लाएगा। तो जब जो गुणक सिद्धांत था केंज का, उस केंज के गुणक सिद्धांत के अंदर टाइम लैग को शामिल कर लिया गया, समय अवधि को शामिल कर लिया, समय अंतराल को शामिल कर लिया गया, तो इसके कारण जो है वो सिद्धांत जो है गत्यात्मक बन गया है, क्योंकि समय अवधि को शामिल करने से ये पता चल जाएगा कि भी परिवर्तन की जो प्रक्रिया वो कितने समय में पूरी होती है, कितनी समय अवधियों के अंदर वो पूरी होती है। तो इसकी जो मुख्य अजम्पशन जो शामिल की गई है, बाकी तो सारी अजम्पशन वही है जो पीछे ली गई थी, लेकिन मेन जो अजम्पशन शामिल की गई है वो इसके अंदर जो है उपभोग में भी समय अंतराल पाया जाता है और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी समय अंतराल पाया जाता है, आय में भी समय अंतराल पाया जाता है। अब आइए अब हम करते हैं निवेश गुणक का गत्यात्मक विश्लेषण। गत्यात्मक विश्लेषण हम एक तो करेंगे तालिका के द्वारा, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे कि वे प्रारंभ में जब इन्वेस्टमेंट में चेंज किया जाएगा तो अंतिम रूप से आय में वृद्धि है वो किस प्रक्रिया से होकर के गुजरती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम इसी चीज़ को जो है रेखा चित्र के द्वारा भी देखेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इसको हम टेबल के द्वारा। ये हमारे पास में टेबल है, इसमें पहले अवधि ली गई है 0 से लेकर के 9 तक, यानी सबसे पहले जो अवधि है उसको हमने 0 माना है, और दूसरे कॉलम में हमने लिया इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन, इन्वेस्टमेंट में कितने की वृद्धि की जाती है, और उसके बाद हमने लिया है आय में परिवर्तन, उसके बाद जो है उपभोग में परिवर्तन जब MPC की वैल्यू 0.5 है। 0.5 का मतलब जब कभी भी व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी उसका आधा हिस्सा जो कंज्यूम करेगा, और लास्ट जो कॉलम है उसमें हमने लिया है रिसाव या बचत, क्योंकि जब एक व्यक्ति की MPC जो है 0.5 है तो ऑटोमेटिकली MPS जो है वो 0.5 हो जाएगी, क्योंकि MPC और MPS का जोड़ 1 के बराबर होता है। तो अगर MPC आधी है तो MPS आधी हो जाएगी, यानी आधा हिस्सा जो एक व्यक्ति अपना शेविंग में डालेगा। तो अब हम देखते हैं कि शुरू के अंदर पहली अवधि में देखिए 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया तो आय में वृद्धि होगी 100 रुपये की। अब MPC 0.5 है, 0.5 है तो उसमें आप देखिए निवेश उपभोग में वृद्धि कितने की हुई, 50 की, और जब उपभोग में 50 की वृद्धि हुई तो बाकी जो है 50 रुपये किस में चले गए, बचत में चले गए। अब जब जिस व्यक्ति की जो इनकम 50 है वो क्या करेगा, 50 रुपये का उसने जिस व्यक्ति की इनकम 100 है उसने 50 का कंजप्शन किया, और इसमें हम पहले देख चुके हैं कि भी एक व्यक्ति का जो व्यय होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। जब 50 रुपये का कंजप्शन किया गया तो उसके कारण जो है आय में कितने की वृद्धि हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसने वस्तुएं खरीदी, अर्थव्यवस्था में जहाँ जहाँ से उसने वस्तुएं खरीदी हर जगह की टोटल कर लिया जाए तो 50 रुपये की आय में वृद्धि होगी। अब पहली अवधि देखिए, यहाँ पर हम सीधा 100 से 200 पर नहीं जा रहे, जबकि केंज ने तो ये बता दिया था कि जब कभी भी 100 रुपये की जो है निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में वृद्धि 200 हो जाएगी, जैसा इसके लास्ट में टोटल दिखाया गया 200 आय में परिवर्तन वाले कॉलम में। लेकिन वो किस किस प्रक्रिया से होकर के गुजरा, शुरू में देखिए आप इनकम 50 रुपये बढ़ती है, शुरू में इनकम कितनी बढ़ी, 50 रुपये, क्योंकि एक व्यक्ति ने पहली अवधि में 50 रुपये का कंजप्शन किया था। तो जिस व्यक्ति की आय में परिवर्तन 50 का हुआ, अब उसकी MPC भी 0.5 है, वो आधा हिस्सा खर्च करेगा 25 रुपये, और 25 रुपये उसके बचत में चले जाएंगे,
और जब वो 25 रुपये कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति की इनकम जो है 25 रुपये बढ़ गई। अब ये क्या करेगा, जिसकी इनकम 25 रुपये बढ़ी है वो इसका आधा हिस्सा यानी 12.5 रुपये खर्च करता है और बाकी 12.5 रुपये जो है शेविंग में चले जाते हैं। अब जब दूसरे स्तर के ऊपर व्यक्ति ने 12.5 रुपये का कंजप्शन किया तो ये किसी अन्य व्यक्ति की इनकम हो गई, और जब उसकी इनकम 12.5 होती है तो वो अपनी इनकम का आधा हिस्सा 0.5 जो है कंज्यूम करेगा, 6.25, और 6.25 है वो शेविंग में चला जाएगा। इसके बाद जब व्यक्ति की इनकम जो है 6.25 बढ़ी तो वो भी क्या करेगा, इसका जो है आधा हिस्सा कंज्यूम करेगा 3.12, और 3.12 है वो सेविंग में चला जाएगा। हम केवल 2 डिजिट तक ही ले रहे हैं इसको डेसिमल के बाद। इसके बाद आप देखिए, जब एक व्यक्ति ने 3.12 रुपये खर्च किए तो दूसरे व्यक्ति की इनकम बढ़ गई 3.12, क्योंकि एक व्यक्ति का जो कंजम्पशन है वो दूसरे की इनकम है। अब वो इसका आधा हिस्सा खर्च करता है 1.56, और 1.56 है वो सेविंग में चला जाता है। अब जब ये 1.56 कंज्यूम करता है तो दूसरे व्यक्ति की इनकम इतनी बढ़ जाएगी 1.56। ये अपनी एमपीसी के अनुसार आधा हिस्सा 0.78 खर्च करता है और 0.78 बचा लेता है। अब जब ये 0.78 खर्च करता है तो आगे वाले व्यक्ति की इनकम 0.78 बढ़ जाती है। अब ये क्या करेगा, आगे इसका आधा हिस्सा 0.39 कंज्यूम करेगा और 0.39 है वो सेविंग में चला जाएगा। और जब ये 0.39 कंज्यूम करता है तो आगे वाले व्यक्ति की इनकम 0.39 के बराबर बढ़ जाती है। अब ये इसका आधा हिस्सा 0.19 कंज्यूम करेगा और 0.19 है वो शेव कर लेगा। अब 0.19 जो कंज्यूम किया तो आगे वाले व्यक्ति की इनकम जो वो 0.19 बढ़ जाती है। ये इसका आधा हिस्सा 0.09 कंज्यूम करता है और 0.09 शेव कर लेता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। ये कब तक चलती रहेगी, जब तक व्यक्ति का जो कंजप्शन है वो शून्य ना हो जाए। और जब ये कंजप्शन शून्य होगा ये प्रक्रिया और भी आगे चलती जाएगी, आप इसको कर सकते हो। और जब ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती जाएगी तो फाइनल में जब जा कर के रुकेगी तो आय में परिवर्तन होगा वो 200 करोड़ का हो जाएगा। अब इस 200 करोड़ में की जो आय में वृद्धि होती है उसमें से 100 करोड़ रुपए तो कंजप्शन में चले जाएंगे और 100 करोड़ रुपए की जो अर्थव्यवस्था में शेविंग होगी। तो इस प्रकार से ये देखिए गुणक की जो है गत्यात्मक धारणा है। अब केन जो है शुरू में ऊपर वाले पॉइंट से 100 के इन्वेस्टमेंट से इनकम में परिवर्तन 200 के ऊपर ला करके छोड़ रहा था, लेकिन जब हमने इसमें गत्यात्मकता को शामिल कर लिया तो ये पूरी प्रक्रिया को बता रहा है। मूवी है कि पहले 100 से बढ़ गए 100, जब आय में परिवर्तन हुआ कंजप्शन 50 जब कंजप्शन हुआ तो इनकम में वृद्धि 50 की, उसके बाद दोबारा कंजप्शन 25 बढ़ा। इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया को हमें बताता है। तो ये जो है गुणक की गत्यात्मक धारणा है। तो टेबल जो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब इसी चीज़ को हम जो है रेखा चित्र के द्वारा भी देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो है इनकम ली गई और ओ वाई के ऊपर एक्सपेंडिचर लिया गया है, और ये जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब प्रारंभ में जो है एग्रीगेट डिमांड है अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की है, C+I। अर्थव्यवस्था जो है संतुलन में ए बिंदु पर है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ये राष्ट्रीय आय का स्तर स्थापित दिखाया जा रहा है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके हो गई AD1 बराबर क्या है C+I + डेल्टा I, यानी इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज हुआ 200 करोड़ हो गया इनका इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ करके। अब अर्थव्यवस्था जो है संतुलन के एक नए बिंदु पर चली गई इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के कारण। अब शुरू में अब केन्स जो है यहाँ से क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था ए बिंदु से सीधे नए संतुलन के बिंदु पर जाएगी। ये गत्यात्मक धारणा नहीं है, अगत्यात्मक धारणा है। लेकिन गत्यात्मकता में अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया से होकर के अर्थव्यवस्था जो है नए संतुलन के बिंदु AD1 तक पहुँचती है। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट में 100 का परिवर्तन होता है। अब जो इन्वेस्टमेंट 100 का बढ़ा तो ये जो है अर्थव्यवस्था ए से बी बिंदु पर गई। अब वहाँ बी से 100 रुपये के बराबर इनकम में वृद्धि हो जाती है डेल्टा वाई, क्योंकि टेबल में भी हमने देखा था कि शुरू में जो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ा था तो आय में भी 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। तो अर्थव्यवस्था जो है बी से कहाँ पर पहुँच गई, सी के ऊपर पहुँच गई। अब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, MPC 0.5 है, तो एक व्यक्ति जो इसमें 50 करोड़ रुपए कंज्यूम करेगा तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, डेल्टा सी 50 रुपये के बराबर या 50 करोड़ रुपए के बराबर बढ़ गया, और अर्थव्यवस्था जो है डी बिंदु पर पहुंच गई। अब ये जो 50 करोड़ रुपए
का जो एक्सपेंडिचर हुआ है, कंजप्शन हुआ है, इसके कारण दूसरे व्यक्ति की जो इनकम है वो 50 करोड़ रुपए के बराबर है और बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था जो है डेल्टा वाई चेंज के कारण कहाँ पर पहुंच जाएगी? ई बिंदु पर पहुंच जाएगी। अब ई बिंदु के ऊपर जब एक व्यक्ति 50 रुपए की आय होती है तो कंजप्शन इसका आधा करेगा, 25 रुपए का जो वो कंजप्शन करेगा। अगर ये 25 रुपए का कंजप्शन करता है तो अर्थव्यवस्था जो है ई से, यहाँ पर डेल्टा सी दिखाया जा रहा है 25 करोड़ रुपए का, तो अर्थव्यवस्था ई से पहुंच जाती है एफ बिंदु पर। तो इसी प्रकार से ये आगे, जैसे 25 करोड़ रुपए का जो कंजप्शन हुआ तो दूसरे व्यक्ति की इनकम 25 करोड़ बढ़ जाएगी, फिर उसका आधा खर्च करेगा। इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था जो है आगे से पहुंचती पहुंचती के बिंदु पर पहुंच जाएगी। तो हमें पूरी प्रक्रिया का पता है कि ये अर्थव्यवस्था जो ए से के तक किस किस रास्ते से होकर के पहुंची है। तो ये जो है गत्यात्मक धारणा है, जबकि केंज ने सीधा बता दिया था कि अर्थव्यवस्था ए से के बिंदु तक पहुंचेगी। सही था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि भी इसका प्रक्रिया क्या है, यानी वो जो है गुणक की गत्यात्मक धारणा नहीं दे पाई। तो ये गुणक की गत्यात्मक धारणा है। इसी प्रकार से जो ये डायग्राम जो है ऊपर तक पहुंचते पहुंचते के बिंदु तक पहुंच जाएगा। और अर्थव्यवस्था नए संतुलन के स्तर पर राष्ट्रीय आय का स्तर है वो 300 तय होता है। अब आगे निवेश गुणक का जो गत्यात्मक विश्लेषण है इसको भी आगे आप जो थोड़ा सा और विस्तार से करते हैं। पहला, जब अर्थव्यवस्था में एक ही बार निवेश किया जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, और अगर अर्थव्यवस्था के अंदर निरंतर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा। तो जब पहली बार अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो क्या होता है। यहाँ पर पहले हम ये जो डायग्राम देखने से पहले ये डिस्कस कर ही लेते हैं कि अगर एक बार अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था में नया निवेश नहीं किया जाता, तो एक बार अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम का लेवल अवश्य बढ़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है अपने पुराने जो है आय के स्तर पर आ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करते करते जो निवेश है उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आय, उसका निवेश का प्रभाव कम होता चला जाएगा, आय जो है अपने पुराने स्तर पर वापस आ जाती है। इसमें आप देखते हैं ये इनिशियल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये खर्च का प्रारंभिक स्तर है। खर्च का स्तर का मतलब C+I, ये हमें दिया गया है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब जब अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का निवेश किया गया तो अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ के बराबर इनकम बढ़ गई। अब 100 करोड़ के बराबर इनकम बढ़ गई, लेकिन MPC की में जो वैल्यू है वो 0.5 है। इसका मतलब व्यक्ति जो इसका आधा हिस्सा है वो एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करेगा। अब एक्सपेंडिचर के ऊपर उससे खर्च किया तो एक्सपेंडिचर के अंदर जो वृद्धि हुई वो 50 करोड़ की हुई। अब 50 करोड़ की वृद्धि हुई तो उसने जो कंजप्शन भी जो है आगे इसके मुकाबले आधा कर दिया। तो जब 50 करोड़ रुपए की आय बढ़ी तो एक व्यक्ति क्या करेगा, 25 करोड़ रुपए का जो वो कंजप्शन करेगा। जब वो 25 करोड़ रुपए का कंजप्शन करता है तो उसके बाद आगे वाले व्यक्ति की इनकम है उसमें 25 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। जब इस आगे वाले व्यक्ति की इनकम में 25 करोड़ की वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा, उसका आधा हिस्सा यानी 12.5 रुपये एक्सपेंडिचर करेगा। 12.5 एक्सपेंडिचर करेगा तो अगले व्यक्ति की इनकम है वो भी 12.5 ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे नीचे के लेवल के ऊपर आती आती वापस जो है अपने पुराने स्तर पर पहुंच जाती है। तो आप देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था इनिशियल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, जब नया निवेश नहीं किया गया तो धीरे धीरे निवेश के कारण जो आय में वृद्धि थी वो जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। हालांकि अर्थव्यवस्था इनकम के एक ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है। पहले मान लीजिए 100 था, अगर गुणक का मूल्य 200 है तो 300 पर आ जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो गुणक का प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और अर्थव्यवस्था जो है वापस एक्सपेंडिचर के उसी लेवल पर आ जाएगी। तो ये था जब अर्थव्यवस्था में एक बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है निवेश गुणक जो है उसका प्रभाव कैसे रहता है। दूसरा, अब हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर जो है निवेश में निरंतर वृद्धि की जाती है, तो जब अर्थव्यवस्था के अंदर निरंतर वृद्धि की जाती है तो उस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जैसे ही एक जो निवेश होता है उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता, उससे पहले नया निवेश कर दिया
जाता है, तो इसके कारण अर्थव्यवस्था जो होती है वो लगातार एक ऊंचे जो है एक्सपेंडिचर के लेवल के ऊपर चली जाती है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जो है वो समझने वाली बात है। हम जो है दो जो है अक्ष लेते हैं, एक ओ एक्स और एक ओ वाई। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने इनकम ली है और वो ओ वाई के ऊपर हमने जो है एक्सपेंडिचर लिया है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह डायग्राम जो है उल्टे तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ पर प्रारंभ में जो है 10 रुपये के बराबर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 10 रुपये के बराबर जब इन्वेस्टमेंट किया गया अर्थव्यवस्था के अंदर, तो आगे वाले स्तर के ऊपर जो है आय में जो वृद्धि होगी या कंजप्शन में जो वृद्धि होगी, एक बार आप एक्सपेंडिचर देखते हैं। जब 10 रुपये का एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्टमेंट किया गया, तो आय 10 रुपये बढ़ गई। अब प्रारंभ में 10 रुपये बढ़ गई, लेकिन आगे जो है वो कंजप्शन जो है 0.5 के हिसाब से ही करेगा। तो आगे जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है कंजप्शन में वृद्धि होगी, वो कितने की होगी? 5 रुपये की। अब जब दूसरी अवस्था के अंदर 5 रुपये का जो है वृद्धि हो गई, वो तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट के कारण हो गई, उसी के साथ नया इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अब कुल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 15 हो गया। पहले कितना था? 10 था। अब पहले 15 हो गया। अब देखिए आप, 10 वाला जो है वो आगे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाएगा? आधा बढ़ाएगा। 5 बढ़ा दिया इसने। और 5 वाला जो कितना बढ़ाएगा? अपना आधा, यानी 2.5 रुपये के बराबर और एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और नया जो है एक और इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10 और 5 15 और 2 17, 17.5 हो गया। तो पहले वाला जो था उसने 10 रुपये के बराबर जो इन्वेस्टमेंट किया गया, तो पहले लेवल पर उसने 5 रुपये के बराबर एक्सपेंडिचर बढ़ाया। दूसरे लेवल के ऊपर इसने 2.5 यानी 2.5 रुपये के बराबर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसने, क्योंकि उसकी अभी एक ही अवधि हुई है, तो पहली अवधि में इसने जो है 5 रुपये के बराबर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। अब इससे आगे वाली अवधि में देखिए क्या होता है। जो 10 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो 5 रुपये के बराबर वृद्धि कर देगा। अब जो 5 रुपये वाला इन्वेस्टमेंट था वो अगली अवधि में 2.5 रुपये के बराबर वृद्धि कर देगा। और जो 2.5 रुपये वाला है वो अगली अवधि के अंदर 1.25 के बराबर वृद्धि करेगा। और इसी के साथ हम जो एक नया इन्वेस्टमेंट भी और कर देते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर 10 के बराबर। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर पहले के मुकाबले बढ़ जा रहा है। अब इसी प्रकार से ये देखिए, ये 10 वाला आगे एक्सपेंडिचर 5 और बढ़ा देगा। 5 वाला आगे 2.5 एक्सपेंडिचर में वृद्धि करेगा। और ये जो 2.5 वाला ये 1.25, और ये जो है आगे वाला ये 0.625। इसी के साथ एक नया इन्वेस्टमेंट और कर दिया जाता है। अब आगे देखिए 10 वाला 5 रुपये के बराबर, और 5 रुपये वाला जो आगे वाली अवधि में 2.5 रुपये के बराबर, और जो 2.5 रुपये वाला है वो आगे की अवधि में 1.25, और ये जो 1.25 वाला है आगे की अवधि में अपना आधा 0.625, और 0.625 है वो आगे वाली अवधि के अंदर जो वो क्या करेगा। अब आप यहाँ देखिए, जो प्रत्येक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो प्रत्येक जो गाड़ी है जो चली है 10 से चली है कहीं किसी भी लेवल के ऊपर, वो अल्टीमेटली जो है 20 के ऊपर जा करके समाप्त हो जाएगा पहले इन्वेस्टमेंट का प्रभाव। क्योंकि जो MPC वो 0.5 है, इसका मतलब गुण का मूल्य वो 2 है। तो जब 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया तो प्रत्येक 10 जो है 20 के ऊपर जा करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब एक इन्वेस्टमेंट का प्रभाव समाप्त नहीं होता, उससे पहले नया इन्वेस्टमेंट जो और बढ़ा दिया जाता है। तो इसके कारण पहले वाला इन्वेस्टमेंट और आगे नया इन्वेस्टमेंट बढ़कर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हैं। इसी प्रकार से हर अवधि के अंदर जब इन्वेस्टमेंट लगातार किया जाता है तो इकोनॉमी जो होती है वो एक नए जो है ऊंचे स्तर के ऊपर पहुंचती चली जाती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जब एक बार इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन किया जाता है, बेशक वो गत्यात्मक धारणा हो, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वापस अपने पुराने स्तर पर आ जाती है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए जो बेहतर स्थिति यही होती है कि जब पहले वाला इन्वेस्टमेंट समाप्त नहीं होता, उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता, उससे पहले हमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था जो आगे से आगे नए एक्सपेंडिचर के लेवल के ऊपर, नए आय के लेवल के ऊपर पहुँचती चली जाए। तो इसी के साथ जो है अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।